नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सियासी खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी मिल रही है। गुजरात के पालनपुर में बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। गुजरात में ये बड़ा हादसा हुआ है। गुजरात के पालनपुर में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। सीसीटीवी फुटेज भी इस हादसे का पूरा सामने आया है। पुल किस तरीके से गिरा ये भी इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आया और लगातार लोगों को यहां से निकालने का काम और प्रयास किया जा रहा है। निर्माणाधीन ये पुल था जिसके गिरने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ये सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें ये पुल किस तरीके से धराशायी हुआ ये तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू का काम यहाँ तेजी से किया जा रहा है। 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, लेकिन बाकी लोगों को मलबे से निकालने का काम इस वक्त किया जा रहा है। ये प्रयास, ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है। SDRF की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी यहाँ पर है और मलबे के नीचे से लोगों को यहाँ निकाला जा रहा है। और चलिए अब 24 के चक्रवर्ती में आज जिन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे उनमें सबसे पहला मुद्दा होगा केंद्र सरकार दरअसल दीपावली के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है, जिसमें अधिकारियों को रथ यात्रा का प्रभारी बनाया जाएगा। इसे लेकर के कांग्रेस ने हमला बोला और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। वहीं आज जिस दूसरी खबर का जिक्र करेंगे वो है उत्तर प्रदेश से, जहां सपा के नेताओं ने अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए पोस्टर्स भी चस्पा कर दिए हैं। तो डिटेल में इन दोनों खबरों पर जिक्र करें, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं क्या कुछ मोदी सरकार की तरफ से किया गया है। मोदी सरकार ने तय किया है कि दीपावली के बाद पूरे देश में मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज को बताने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा दरअसल देश की 2,70,000 ग्राम पंचायतों में जाएगी, यानी कि 765 जिलों को ये यात्रा कवर करेगी। 18 अक्टूबर को भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी JS मलिक ने इसके लिए एक पत्र जारी किया और इससे आपको इस यात्रा के बारे में बताएं, लेकिन फिर इस यात्रा को लेकर के सियासत भी जोरों से हो रही है, जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं। ये यात्रा क्या है और कैसा है, पहले आप इसको समझिए। दीपावली के बाद इस यात्रा का शुभारंभ हो सकता है। 20 नवंबर से यात्रा की शुरुआत हो सकती है। 25 जनवरी को यात्रा का समापन भी हो सकता है। 765 जिलों को ये यात्रा दरअसल कवर करेगी। अधिकारियों को इसका रथ प्रभारी बनाया जाएगा। प्लानिंग, तैयारियों और एग्जीक्यूशन के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा। डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भी रथ प्रभारी बनते हुए नजर आएंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं को यहाँ पर ये जानकारी फैलाने का काम ये रथ यात्रा करेंगे और जो अधिकारी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। फसल बीमा योजना, पोषण अभियान, उज्ज्वला योजना, इसकी जानकारी दी जाएगी। आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना, विश्वकर्मा योजना, इसको लेकर के भी इंफॉर्मेशन इस रथ यात्रा द्वारा दी जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भी जानकारी इसके माध्यम से पहुंचाने की कोशिश होगी। लेकिन अब इस यात्रा पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख करके इस योजना पर नाराजगी जाहिर की और इसे नौकरशाही का राजनीतिकरण कह डाला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया साइट X पर क्या कुछ लिखा है ये भी आपको बताते हैं। उनकी तरफ से लिखा गया, मोदी सरकार के लिए सरकार की सभी एजेंसियां, संस्थान, प्रतिष्ठान और विभाग अब आधिकारिक तौर पर प्रचारक है। हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान की रक्षा के मद्देनजर ये जरूरी है कि नौकरशाही और हमारे सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण को बढ़ावा देने वाले आदेशों को तुरंत वापस लिया जाए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ट्वीट किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस हमले पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने पलटवार करते हुए X पर ही उन्हें जवाब दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, सार्वजनिक सेवा का प्रसार कांग्रेस के लिए एक अनूठी अवधारणा हो सकता है, क्योंकि उसकी एकमात्र रुचि गरीबों को गरीबी में रखना है। मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि कांग्रेस को लोक सेवकों की योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर तक पहुंचने से भी परेशानी है। अगर ये शासन का मूल सिद्धांत नहीं तो और फिर क्या है? तो ये JP नड्डा की तरफ से कहा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने लिखे पत्र को लेकर के क्या कुछ कहा है वो भी अब आपको सुनवा देंगे। ये जो मोदी सरकार ने
आदेश भी दिया है कि जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरीज, जो भी ऑफिसर जिले में, वो रथ प्रभारी बनेंगे और वो सरकार का काम छोड़कर इनका प्रचार करते फिरेंगे। ये कहीं भी ऐसा नहीं होता। आपको अपना प्रचार कराना है तो वहाँ आपके पास तो पहले से आप प्रवीण है कि इसका आपने डीडी का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसका भी इस्तेमाल करते हो। लेकिन आज मैं पहली बार ऐसा देखा किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑफिसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं। क्या अखिलेश यादव ने इंडिया से अलग अपनी एक अलग लकीर खींच ली है? क्या अखिलेश यादव अब किसी से भी गठबंधन नहीं करने जा रहे? क्योंकि मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को धोखेबाज कहा, कुछ नेताओं को चिरकुट कहा और ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन से पहले अब हमें विचार करना होगा। वो तो ये इशारे कर ही रहा था कि लखनऊ में 19 विक्रमादित्य मार्ग, यानी कि सपा के प्रदेश कार्यालय के बाहर जो पोस्टर्स चस्पा हुए हैं वो सियासी भूचाल लाने के लिए काफी है। पहला पोस्टर है जिसमें लिखा है कि देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। पहले तो मैं आपको ये साफ साफ बता दूं कि अखिलेश यादव का जन्मदिन आज नहीं है, ना ही कल है, बल्कि अखिलेश यादव का जन्मदिन होता है 1 जुलाई को। फिर आज जन्मदिन वाला ये पोस्टर आखिर क्यों लगा? इस पर पोस्टर लगवाने वाले सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का कहना है कि सपा के कार्यकर्ता अपने नेता अखिलेश जी को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए साल में कई बार वो जन्मदिन अखिलेश का मना डालते हैं। फखरुल हसन का कहना है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, इसलिए पीएम पद के सबसे योग्य प्रत्याशी अखिलेश यादव है। तो वही बात सिर्फ एक पोस्टर तक सीमित नहीं रही। दूसरा पोस्टर लगवाया है संत कबीर नगर के सपा नेता जयराम पांडे ने। ये पोस्टर भी लखनऊ में प्रदेश कार्यालय के बाहर ही लगा है और इसमें लिखा है, बदला है उत्तर प्रदेश, बदलेंगे देश। साथ में एक्सप्रेसवे की तस्वीर है जिस पर इमेज में अखिलेश को खड़े हुए दिखाया गया। यानी इस पोस्टर के जरिए भी अखिलेश को दिल्ली का दमदार दावेदार बताने की कोशिश की गई। लेकिन इन तमाम पोस्टर्स पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, तो ओपी राजभर का कहना है कि अखिलेश आज सिर्फ हंसी के पात्र बनकर रह गए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब कुछ अहम सवाल इसको लेकर के खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या अखिलेश यादव इंडिया से अलग होने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अब किसी से गठबंधन नहीं करेंगे सुप्रीमो? इसके साथ ही एमपी में सीट न मिलने से अब तक नाराज हैं क्या अखिलेश? 2024 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे क्या अखिलेश? ये सवाल तो लाजमी है ही, लेकिन उसके साथ ही आपके लिए कुछ स्टेटमेंट्स को भी सुनना बहुत जरूरी है जो पोस्टर को लेकर के अलग अलग नेताओं ने दिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि देश के अगले प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बने। इस देश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सत्ता से बाहर कर सकते हैं। अब पोस्टर कौन क्या क्या चिपकाता रहता है, कहाँ कहाँ, उससे कौन क्या है, सब लोग की इच्छा होती है सबका पार्टी का। दिस इज नॉट द इशू, ये कोई इशू नहीं है। अब उनके लोगों की सोच है तो उनके लोग काम भी तो उस तरह करें। खाली यूपी में लड़ करके प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, ये हंसी के पात्र बन रहे हैं। विपक्षी गठबंधन में अलग अलग स्टेटों में अपना अलग अलग नेताओं का प्रभाव है, वो पूरे देश में प्रभाव नहीं है। इस नाते उस गठबंधन में कोई दम नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने की कहावत है, वो सपने देखने से कहीं किसी को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन क्षमता अपने सपने जो है अपने क्षमताओं के अनुसार देखने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है और आज देश की जनता को हमारी मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में तीसरी बार देश फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुनेंगे। अखिलेश से दूरियों के बीच कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने पांव मजबूत करने अब शुरू कर दिए हैं। जब से अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब से ही कांग्रेस में लगातार नेताओं के शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। अलग अलग जातियों के नेता, अलग अलग दलों के नेता कांग्रेस के पाले में आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इससे पार्टी का जोश बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में 2 विधायकों और 1 सांसद वाली पार्टी
बची कांग्रेस के लिए नए नेताओं का आना बेशक बड़ी बात है। हालांकि इस बात को भी समझना होगा कि ज्यादातर नेता 2024 में टिकट की आस में ही आ रहे होंगे। और अगर आज से 14 साल पीछे आपको लेकर चले तो 2009 के लोकसभा चुनाव को आप कांग्रेस के लिए आखिरी बेहतर चुनाव मान सकते हैं, क्योंकि उस चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने दम पर 21 सीटें जीत करके आई, लेकिन तब से आज तक वो लगातार पिछड़ती जा रही है। 2017 में कांग्रेस के 7 विधायक चुनाव जीते, लेकिन 2022 में सिर्फ 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में गई। लेकिन अब जिस तरीके से नए नए नेता पार्टी में आ रहे हैं वो 2024 से पहले किसी संजीवनी की तरह ही कांग्रेस के लिए है। जो नेता कांग्रेस में आए हैं उनमें जो खास नाम है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। और कहीं ना कहीं इन नेताओं को अपने पाले में लाकर कांग्रेस ने सपा को झटका जरूर दिया, क्योंकि जो नेता शामिल हुए इनमें से कुछ सपा और कुछ रालोद को छोड़ करके कांग्रेस में इस वक्त शामिल हुए हैं। कौन से वो प्रमुख नाम है वो भी आपको बता दें। सबसे पहला नाम है गयादीन अनुरागी, पूर्व विधायक है हमीरपुर से। पशुपतिनाथ पूर्व विधायक है ये गाजीपुर से। इमरान मसूद पूर्व विधायक है सहारनपुर से। अहमद हमीद पूर्व वैसे प्रत्याशी बागपत से। सीपी राय मुलायम के करीबी माने जाते हैं और ये भी कांग्रेस में अब शामिल हो गए हैं और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत कही जा रही है। लोकसभा में सवाल पूछे जाने के बदले कैश और गिफ्ट लेने के आरोपों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अब अकेली पड़ती नजर आ रही है। पार्टी टीएमसी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि पार्टी ने उनसे पूरी घटना की जानकारी मांगी थी और उन्होंने जानकारी दी है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने इस विवाद से पलड़ा झाड़ते हुए टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया। यानी इस पूरे मामले में महुआ मोइत्रा अकेली पड़ गई है। महुआ मोइत्रा का ये विवाद दरअसल है क्या, वो भी अब आपको समझा देते हैं। आरोप क्या है उनके ऊपर? आरोप है कि संसद में सवाल पूछने के लिए उन्होंने पैसे लिए हैं। किसने आरोप लगाया है? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने। इस पे महुआ की तरफ से सफाई क्या पेश की गई? उन्होंने कहा कि आरोप बेबुनियाद है और राजनीतिक साजिश के तहत ये किया जा रहा है। कार्रवाई शिकायत संसद की आचार समिति के पास इस वक्त है, जो लेटर के थ्रू निशिकांत दुबे ने लिखी थी और अब महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई हो सकती है अगर ये प्रूफ हो जाता है तो। बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लगाए वो भी आपको बता देते हैं कि हीरानंदानी की तरफ से क्या आरोप लगाए गए। महुआ ने हीरानंदानी से अडानी की कंपनी की जानकारी ली, ये आरोप है। अडानी की जानकारी लेकर के महुआ ने संसद में सवाल पूछे। संसद में पूछने के लिए अडानी के खिलाफ सवाल ड्राफ्ट करवाए। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर वो मशहूर होना चाहती थी, यह आरोप भी हीरानंदानी ने लगाया है। मोदी पर हमले के लिए उन्होंने अडानी का रास्ता चुना। अडानी पर सवाल उठाने में वो हमारी मदद चाहती थी। संसद के तौर पर इस्तेमाल होने वाली लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी दिया। मैंने उन्हें संसद में पूछने के लिए कुछ सवाल भेजे। महुआ ने सरकारी बंगले के रिनोवेशन और महंगे गिफ्ट्स लिए। विदेशी यात्राओं पर भी हमसे खर्च करवाया। वो हर कीमत पर अपनी मांग पूरा करवाना चाहती थी। ये आरोप हीरानंदानी की तरफ से लगाया गया है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर को तो जानते ही होंगे आप जी, उत्तर प्रदेश के बैरियर तोड़ बयान बहादुर नेता। मुद्दा कोई भी हो, मामला कोई भी हो, ओम प्रकाश राजभर का स्टेटमेंट जरूर आता है। कभी मायावती के साथ तो कभी अखिलेश के साथ। गठबंधन में रह चुके ओपी राजभर ने अब इंडिया गठबंधन को लेकर के चुटकी ली है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, ये गठबंधन 2024 तक टिकेगा ही नहीं। यहाँ सिद्धांतों की बात ही नहीं है, ये सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है। विपक्षी गठबंधन में अलग अलग स्टेटों में अपना अलग अलग नेताओं का प्रभाव है, वो पूरे देश में प्रभाव नहीं है। इस नाते उस गठबंधन में कोई दम नहीं है। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी को सोशल वायरस तक कह डाला है। बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया, उनकी तरफ से कहा गया। न केवल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों बल्कि पत्रकारों, मानवतावादियों और प्रगतिशील विचारकों के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया गया। हम बहादुरी से इस सोशल वायरस का सामना कर रहे हैं। हिटलर के पास केवल एक जोसेफ था, लेकिन बीजेपी के पास गोएबल्स के गिरोह हैं जिसके द्वारा ये किसी को भी धमका रहे हैं। वो झूठ बोलते हैं और झूठ बोले में उन्हें कोई अपराध बोध भी नहीं होता। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं।